मोस्टली हमारे पास एम्ब्रियोज ज़्यादा बन जाते हैं, तो स्पेशली यंगर एज ग्रुप के लोग हैं या फिर जब हम डोनर गैमीट्स के साथ आईवीएफ करते हैं तो हमारे पास एम्ब्रियोज बन जाते हैं। स्पर्म्स बनते हैं लेकिन जो है ट्यूब्स के अंदर कहीं पे उनके रिप्रोडक्टिव पैसेज में ऑब्स्ट्रक्शन है। ही कमज़ोर एग्स और बहुत ही कमज़ोर स्पर्म्स के साथ भी आईवीएफ से प्रेगनेंसी बना सकते हैं और बहुत ऑल ओवर द वर्ल्ड नंबर ऑफ बेबीज विच आर बीइंग मेड थ्रू आईवीएफ इज इंक्रीजिंग। हम उनके एग्स या स्पर्म्स को, उनके गमीट्स को स्विच नहीं कर सकते। Hello, welcome to an opening episode of In Conversation with Dr. Loveleen Sodhi, who is an expert in IVF treatment and a gynecology expert also in Tri-City, Chandigarh. Hello, ma'am. हेलो Ma'am, welcome to our show. थैंक यू सो मच। Ma'am, अगर हम बात करते हैं since it is an episode that we are starting, so ये IVF basically क्या procedures होते हैं and why people are scared if it comes to IVF? सी IVF बेसिकली मीन्स इन वाइट्रो फर्टिलाइजेशन, मतलब शरीर के बाहर फर्टिलाइजेशन हो रही है एग और स्पर्म की। तो एक तरह से ये आर्टिफिशियल प्रोसीजर ही है, खास करके जब हम इक्सी करते हैं। अब इससे हम लोग साथ ही साथ बात करते हैं इक्सी की भी। इक्सी इज़ इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। तो बेसिक प्रोसीजर ये है कि पहले कोई लेडी को इंजेक्शंस दिए जाते हैं, दवाइयाँ दी जाती हैं ताकि उनके एग तैयार हो जाएं। अल्ट्रासाउंड के द्वारा मॉनिटरिंग होती है एग्स की कितनी ग्रोथ हो रही है। फॉलिकल्स जो अल्ट्रासाउंड में दिखते हैं वो जब एक सर्टन साइज़ के बन जाते हैं 17, 18, 19 mm के, तब एक फाइनल इंजेक्शन दिया जाता है जिसको हम कहते हैं ट्रिगर। उससे जो है एग्स फाइनली मैच्योर हो जाते हैं और नॉर्मली ट्रिगर के करीब 35-36 घंटे के बाद लेडी को एनेस्थीसिया दिया जाता है। जब वो एनेस्थीसिया में होती है तो बिल्कुल पेनलेस प्रोसीजर है जिसके द्वारा उसके एग्स हम लोग बाहर निकाल लेते हैं। उसी समय फिर हम उसके हस्बैंड के स्पर्म्स भी लेते हैं, स्पर्म्स को वॉश करके निकाल के। स्पर्म्स और एग्स को हम लोग इकट्ठा छोटी छोटी पेट्री डिशेस में रख देते हैं लैब में, और वहाँ पे वो स्पर्म और एग अपने आप से फर्टिलाइज करते हैं। एक्चुअली शरीर के बाहर होता है इसलिए उसको इन वाइट्रो बोलते हैं। फिर वो इंक्यूबेटर में 3 दिन तक या 5 दिन तक उनको ग्रो करते हैं। जब वो एम्ब्रियोज बन जाते हैं तो फिर उनको लेडी के यूट्रस में ट्रांसफ़र किया जाता है। जो इक्सी प्रोसीजर है उसमें जो ये प्रोसीजर है फर्टिलाइजेशन का, वो इंजेक्शन के द्वारा करते हैं। तो एक एक स्पर्म को माइक्रो नीडल्स के साथ उठा के और एग के अंदर इंजेक्ट करते हैं। दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। तो यूजुअली मोस्ट ऑफ द टाइम ये प्रोसीजर को एज अ लास्ट ऑप्शन किया जाता है। तो अक्सर शायद लोग ये समझते हैं कि ये एक लास्ट ऑप्शन है और ये भी ख़त्म हो गई तो फिर उसके बाद हम क्या करेंगे। शायद यही कारण है जिससे लोग इससे डरते हैं। दूसरा प्रोसीजर थोड़ा एक्सपेंसिव तो है, लेकिन फिर भी जो मेरी ऑब्जर्वेशन है, हम लोग पिछले करीब 14 साल से आईवीएफ कर रहे हैं और तब से अब तक जो है आईवीएफ का कॉस्ट उतना बढ़ा नहीं है। जितनी महंगाई बढ़ गई है, जितना प्रोसीजर एडवांस हो गया है, जितना और ज़्यादा सक्सेसफुल हो गया है, इजी हो गया है, नंबर ऑफ़ इंजेक्शंस कम हो गए हैं, उस हिसाब से कॉस्ट उतनी बढ़ी नहीं है। प्लस थोड़ा सा लॉन्ग प्रोसीजर है। कुछ दिन के लिए पेशेंट को कपल की कमिटमेंट होती है। जब उनके इंजेक्शन चल रहे हैं तो वो 8-10 दिन के लिए बाहर जाना, ट्रैवल करना मुश्किल होता है। दे हैव टू यूजुअली स्टे इन टाउन, या अगर कहीं जाएंगे तो अपना इंजेक्शन साथ में लेके जाएंगे। तो इस तरह की थोड़ी सी बंदिश रहती है। अदरवाइज़ एज सच इसमें कोई डरने वाली बात है नहीं, और ना ही इसको हम लास्ट रिजॉर्ट मान के चले, क्योंकि कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनमें ये फर्स्ट रिजॉर्ट ही मान के, अगर किसी की ट्यूब्स बहुत ज़्यादा डैमेज्ड हैं, किसी इंसान की किसी जेंटलमैन के स्पर्म्स जो हैं बहुत कम है या बहुत वीक स्पर्म्स है, तो इसको फर्स्ट रिजॉर्ट मान के चलना चाहिए। कोई दूसरी ऑप्शन है ही नहीं। बाकी पेशेंट्स में जहाँ पे जो स्पेशली यंगर एज ग्रुप के लोग हैं जिनमें कोई बहुत मेजर सिवियर इनफर्टिलिटी फैक्टर्स नहीं हैं, उनमें इट इज़ राइट कि आप बाकी सब चीज़ें ट्राई करो और उसके बाद आईवीएफ पे आ जाओ। अगर इसके स्पैन के बारे में बात करें, आईवीएफ का जो स्पैन होता है ट्रीटमेंट का, ये कितने दिन का होता है बेसिकली, या कितने मंथ्स का होता है? आजकल मोस्टली हम लोग जो स्प्लिट साइकिल बोलते हैं, स्प्लिट साइकिल करते हैं, जिसमें कि 1 महीने में हम लोग इंजेक्शंस देते हैं। इंजेक्शंस दे के साथ में अल्ट्रासाउंड मॉनिटरिंग करके और फाइनल ट्रिगर के बाद एग रिमूव करना है। तो ये पूरे चीज़ का स्पैन इज़ अबाउट
12 days अप्रॉक्सीमेटली. इट कैन बी 10 days, इट कैन बी 14 days, बट यूजुअली 12 days होता है. जब हमें ये एम्ब्रियोज ट्रांसफ़र करने होते हैं, अगर हम उसी महीने में ट्रांसफ़र कर देते हैं तो ये 12 to 14 days का प्रोसीजर थोड़ा सा और प्रोलॉन्ग होके इट कैन गो टू अबाउट 17 days to 20 days. या फिर यूजुअली जैसे मैंने आपको बताया कि हम लोग स्प्लिट कर देते, एक महीने में एग्स और एम्ब्रियोज तैयार किए और उसमें करीब 12-14 दिन का पेशेंट का टाइम लगा, और उसके बाद नेक्स्ट मंथ में फिर वही 12-14 दिन का टाइम लगा. तो आइडली अगर मैम माने तो ये मतलब एक आइडल सिचुएशन में इट्स नॉट मोर देन अ 1 month प्रोसीजर. डेफिनेटली नॉट. इट इज़ लेस देन 1 month, डेफिनेटली नॉट मोर देन 1 month. हाँ, प्रेपरेशन में टाइम ज़रूर लगता है. क्यों, हम लोग यूजुअली कपल को ऑप्टिमाइज़ करते हैं, प्रिपेयर करते हैं, पेपर वर्क होता है, ब्लड टेस्ट होते हैं. तो यूजुअली एक साइकिल पहले हम 2-3 विजिट्स के लिए कपल को बुलाते हैं उनके सारे ब्लड टेस्ट करने के लिए. अगर उनके अंदर शरीर में कुछ ऐसी कमी है जिसको हम मेडिसिन के साथ या ट्रीटमेंट के साथ कवर कर सकते हैं, तो एक आधा महीना पहले हम उनको 2-3 विजिट्स बुलाते हैं ताकि ये सब चीज़ें तैयारी हो जाए. जस्ट फॉर माय व्यूअर्स मैम, किसी का एक आईवीएफ फेलियर हुआ फर्स्ट, दैट डजंट मीन दैट दे कैन नॉट कंसीव. They can go for Absolutely not. second option also. Yes, absolutely not. Mostly हमारे पास एम्ब्रियोज ज़्यादा बन जाते हैं, तो स्पेशली यंगर एज ग्रुप के लोग हैं, या फिर जब हम डोनर गैमीट्स के साथ आईवीएफ करते हैं तो हमारे पास एम्ब्रियोज बन जाते हैं. तो एट अ टाइम हम 1 या 2 एम्ब्रियो से ज़्यादा ट्रांसफ़र नहीं करते. जो बाकी ये बचे हुए एम्ब्रियोज को हम लोग सेकेंड अटैम्प्ट के लिए रख लेते हैं. अगर फर्स्ट अटैम्प्ट में किसी का मिसकैरेज हो जाता है, वो नहीं कंसीव कर पाते, तो जो बाकी बचे हुए एम्ब्रियोज को हम लोग फिर से रिपीट कर सकते हैं. या फिर कोई कपल को एक बेबी हो गया है और वो 1-8 साल के बाद, 3 साल के बाद दोबारा से प्रेगनेंसी चाहते हैं एक और बेबी के लिए, तो फिर तब भी हम वो फ्रीज करे हुए एम्ब्रियोज को, प्रिजर्व किए हुए एम्ब्रियोज को दोबारा से यूज़ कर सकते हैं. मैम, अगर हम बात करते हैं इनफर्टिलिटी की, सो व्हाट आर द कॉजेज विच आर प्रेवलेंट? अगर आप पेशेंट को देखते हैं कि इनफर्टिलिटी इन सब रीजन से हो रही है एंड आईवीएफ इज़ नॉट द ओनली चॉइस. देखो, इनफर्टिलिटी बहुत सारे कारणों से हो सकती है. ऑब्वियसली कुछ कारण फीमेल में होंगे, कुछ मेल में होंगे. तो फीमेल पार्टनर में अगर यूट्रस में कहीं प्रॉब्लम है तो इनफर्टिलिटी होगी, ट्यूब पे कहीं प्रॉब्लम है तो भी इनफर्टिलिटी होगी, एग्स बनने में कोई प्रॉब्लम है तो भी इनफर्टिलिटी होगी, या मेल पार्टनर के अगर स्पर्म्स में कहीं पे प्रॉब्लम है, वीक है, नंबर ऑफ स्पर्म्स है, अबनॉर्मल स्पर्म्स है, तो इनफर्टिलिटी होगी, है ना. और 1/3 केसेस ऐसे होते हैं जिनके अंदर कुछ भी कारण हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं, जिसको हम कहते हैं अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी. सो अब ट्रीटमेंट क्या है वो डिपेंड करेगा कि कॉज क्या है. नेचुरली अगर किसी के शरीर में एग बनने में प्रॉब्लम है, किसी लेडी को पीरियड्स रेगुलरली नहीं आते, डिलेड पीरियड्स हो रहे हैं, उसमें ऑब्वियस कारण होता है कि उनके एग फॉर्मेशन में प्रॉब्लम है. कईयों को पॉलिसिस्टिक ओवरीज होती हैं, कईयों को कोई और कारण हो सकते हैं. तो थायराइड की प्रॉब्लम हो सकती है, प्रोलैक्टिन हार्मोन के रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है. तो हम इन सब चीज़ों को डील करते हैं या उनको एग फॉर्मेशन की दवाइयाँ देते हैं तो एग बन जाता है. फिर रही अगर किसी की ट्यूब्स में ब्लॉकेज है तो हम ट्यूब्स को ओपन करने की कोशिश कर सकते हैं लैप्रोस्कोपी द्वारा. लैप्रोस्कोपी यानी कि की होल सर्जरी के द्वारा. किसी के यूट्रस में अगर फाइब्रॉइड्स हैं, पोलिप्स हैं, तो हम उनको जो है रिमूव कर सकते हैं. ऐसे ही मेल पार्टनर में अगर स्पर्म्स वीक हैं या फिर उनकी मोटिलिटी कम है, नंबर कम है, तो उसके लिए भी मेडिसिन होती हैं. इसके अलावा वी इनकरेज दी बोथ पार्टनर्स टू लीड अ हेल्दी लाइफस्टाइल. दोनों पार्टनर्स में कोई भी ओवरवेट है, दैट इटसेल्फ इज़ एन ऑब्स्ट्रक्शन टू फर्टिलिटी. सो वी इनकरेज देम टू लूज वेट. अगर किसी की शुगर्स बढ़ी हुई हैं उनको कंट्रोल करना है. कोई ड्रिंकिंग, स्मोकिंग, अदर एडिक्शंस आर देयर, तो उनको भी छोड़ना है. तो बेसिकली जब कोई भी कारण आइडेंटिफाई नहीं होता तब फिर हम उसको अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी कहते हैं. तो अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी में समटाइम्स वी जस्ट टेल देम कि टाइम्ड इंटरकोर्स, इन दिनों में आपका एग बन रहा है, अभी आप प्रेगनेंसी के लिए ट्राई करिए, उससे ही प्रेगनेंसी हो जाती है. अदरवाइज वी कंबाइन इट विद इंट्रायूट्राइन इंसेमिनेशन. सो इंट्रायूट्राइन इंसेमिनेशन मीन्स दैट वंस द एग इज़ रेडी वी कीप मॉनिटरिंग ऑन अल्ट्रासाउंड, और जब एग बन के रेडी हो जाता है तो फिर हम हस्बैंड से स्पर्म्स लेके उनको वॉश करके प्रिपेयर करके यूट्रस में डाल देते हैं.
and then if the tubes cannot be corrected, they are very badly damaged, or the ovaries are very badly stuck in some other place, जैसे कि endometriosis में होता है, या older age है, अब काफ़ी साल से ट्राई कर रहे हैं, नहीं हो पा रही है प्रेगनेंसी, तो ऐसे में फिर हम लोग जो है IVF पे जाना रेकमेंड करते हैं, IVF या ICSI, whatever is suitable. Also, if the male partner has no sperms in the semen, जिसको हम कहते हैं azoospermia, then we have to try to identify and see कि उनके शरीर में टेस्टिस में sperms बनते ही नहीं, या फिर sperms बनते हैं लेकिन जो है ट्यूब्स के अंदर कहीं पे उनके रिप्रोडक्टिव पैसेज में ऑब्स्ट्रक्शन है. तो अगर ऑब्स्ट्रक्शन है तो उनके डायरेक्टली टेस्टिस में से स्पर्म्स लेके IVF किया जा सकता है, ICSI कर सकते हैं. और अगर स्पर्म्स बनते हैं लेकिन बहुत ही कम मात्रा में बनते हैं, तब भी ये टेस्टिकुलर स्पर्म्स को निकाल के ICSI के साथ हम लोग प्रेगनेंसी क्रिएट कर सकते हैं. अभी भी अगर हम करंट जनरेशन की बात करें या ओल्डर जनरेशन में बात करें, अगर ओल्डर जनरेशन वाले लोग सुनते हैं IVF के लिए जा रहे हैं तो उनके दिमाग में एक कंसेप्ट होता है कि डोनर ही रिक्वायर्ड है, किसी और का बच्चा. तो इसको क्लियर करना हमारे व्यूअर्स के लिए बहुत ज़रूरी है कि भाई किसी और का बच्चा नहीं, बहुत कम केसेस में ऐसा होता है. जनरली हम बायोलॉजिकल बेबीज़ के लिए ही शायद प्रेफर करते हैं. हाँ, देखो एडवांसमेंट IVF में जो हो रही है उसका फ़ायदा ही ये है, इसका रीज़न ही है कि अब हम बहुत ही कमज़ोर एग्स और बहुत ही कमज़ोर स्पर्म्स के साथ भी IVF से प्रेगनेंसी बना सकते हैं ना. और मेरे ख्याल से कोई भी IVF सेंटर ऐसा नहीं होगा. द लॉ इज़ सो स्ट्रिक्ट एंड द DNA टेस्ट आर सो ईजिली अवेलेबल कि बिना कपल की नॉलेज के हम उनके एग्स या स्पर्म्स को, उनके गमीट्स को स्विच नहीं कर सकते, चेंज नहीं कर सकते. तो कम जो लेस एजुकेटेड लोग हैं, कई बार उनके मन में फिर भी ये संभावना होती है, और स्पेशली उनके खुद में नहीं होती तो उनके रिलेटिव्स, उनके आसपास के लोग कई बार वही इस शक की नज़र से देखते रहते कि शायद इनका IVF हुआ तो पता नहीं इनका स्पर्म अपना है कि नहीं है, एग अपना है कि नहीं है. पर मुझे लगता है जैसे जैसे लोगों के मन में ये अवेयरनेस आ रही है, पीपल आर लर्निंग अबाउट इट, आई थिंक इट इज़ गोइंग अवे. ये प्रॉब्लम जो ये डाउट्स पहले ज़्यादा लोगों के मन में आते थे, अब नहीं इतने आते. What we have seen in the current trend, मैम, अब लोगों के अंदर शायद एक्सेप्टेंस है कि उन्होंने IVF कराया है बोलने की. बिल्कुल. पहले के टाइम में लोग बोलना पसंद नहीं करते थे कि हमने IVF ट्रीटमेंट लिया है. बिल्कुल सही कह रहे हैं. और बहुत ऑल ओवर द वर्ल्ड नंबर ऑफ बेबीज विच आर बीइंग मेड थ्रू IVF इज इंक्रीजिंग. तो यूरोप में as much as about 3 to 5% babies which are born overall are now babies who have been conceived with IVF. Even in Australia and US, so it is somewhere between 2 to 5% कि जितने बच्चे पैदा हो रहे हैं वो IVF से ही कंसीव हुए हैं. अनेक कारण है इसके, लेट मैरिजेस, other factors which are causing increase in infertility. So naturally when everybody, each one of us knows a relative, a friend or somebody who has conceived with IVF, ठीक है ना, वो तो कॉन्फिडेंस आता जा रहा है. तो सेकंड मैम, एक बहुत बड़ा मिथ लोगों के साथ एसोसिएटेड होता है कि IVF वाला बच्चा है तो कमज़ोर होगा एज कम्पेयर टू नॉर्मल प्रेगनेंसी. बिल्कुल आपने सही कहा कि ये मिथ है, ये एब्सोल्यूट मिथ है. IVF के से कंसीव किए हुए बच्चे दे आर एज हेल्दी एज नॉर्मली कंसीव्ड चिल्ड्रन. Yes, the IVF pregnancies have to be taken a little extra care of, क्योंकि especially the first 3 months where we need to give them some extra hormones, a little extra care. But at the same time, another myth is कि शायद IVF हुआ है तो बेड रेस्ट करने की ज़रूरत है. नहीं, IVF में कभी भी बेड रेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है. किसी भी प्रेगनेंसी में अगर ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाए या कोई डिस्टर्बेंस स्टार्ट हो जाए तो नेचुरली बेड रेस्ट उस कंडीशन में बताई जाती है और कुछ दिनों के लिए बताई जाती है, विच कैन हैपन विद एन IVF प्रेगनेंसी ऑल्सो. अदरवाइज पर से IVF हुआ है इसीलिए बेड रेस्ट करनी है, ऐसा कुछ भी नहीं है. टू नो मोर मैम, वी वुड लाइक टू नो कि IVF का सक्सेस रेट कैसे बढ़ाया जा सकता है. व्हाट आर द कॉजेज व्हिच कैन इंक्रीज. तो जो चीज़ मैं अपने पेशेंट्स को अक्सर बताती हूँ कि अगर आप एक इमारत बना रहे हो तो उसमें आपकी ईंटें अच्छी क्वालिटी की होनी चाहिए, आपका सीमेंट अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए, आपका कारीगर भी अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए. दैट इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. यस. तो आपकी ईंटें और सीमेंट यहाँ पे हैं आपके एग्स और स्पर्म्स, है ना, और साथ में यूट्रस भी होना चाहिए, क्यों आपकी फाउंडेशन तो यूट्रस है.
तो यूट्रस की कंडीशन अच्छी है। और फिर जहाँ पे आप आईवीएफ कर रहे हैं, आपकी जो आईवीएफ करने वाला डॉक्टर, एम्ब्रियोलॉजिस्ट, क्लिनिशियन, उनकी टीम है वो भी अच्छी होनी चाहिए। सो डेफिनेटली आपको अपनी आईवीएफ कंसल्टेंट को केयरफुली चूज़ करना है। आप एंटीसीडेंट्स देखें, उनके सक्सेस रेट्स आपको, आप एक बार रिसेप्शन पे जाके बैठेंगे, वहाँ पे जो लोग बैठे हुए दूसरे पेशेंट, दे विल बी एबल टू गिव यू, दे आर द बेस्ट पीपल टू टेल यू कि उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा है, सक्सेस कैसे रहा है। दूसरी बात रही हमारे रॉ मटेरियल, द स्पर्म्स एंड एग्स, तो उसके लिए ऑप्टिमाइज करना बॉडी को बहुत ज़रूरी है ना। तो जैसे कि मैं कह रही थी कि वेट ज़्यादा है तो वेट कम करो, लाइफस्टाइल अपना हेल्दी बनाओ, ईट हेल्दी, एक्सरसाइज रेगुलरली, अवॉइड एडिक्शंस। कुछ भी दवाइयाँ आपके डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं कुछ टाइम खाने के लिए, फोलिक एसिड खाना है, मेल पार्टनर को एंटीऑक्सीडेंट्स खाने हैं, तो जैसे जैसे बताया जाता है हम सब चीज़ों को फॉलो करें तो थिंग्स कैन बी वेरी गुड। Now, before I end this session, one important question that comes to my mind is कि how important एक डॉक्टर का and patient का relationship during IVF which is happening, the process. सो डेफिनेटली एक बहुत कंफर्टेबल रिलेशनशिप होना चाहिए, पेशेंट को फ्रीडम होना चाहिए क्वेश्चंस पूछने का, अपने डाउट्स क्लियर करने का। द डॉक्टर नीड्स टू हैव अ लॉट ऑफ पेशेंस, है ना। और फिर वो बाकी की टीम, दवाइयों को अच्छे से समझाया जाए, प्रोसीजर्स को अच्छे से समझाया जाए, काउंसलिंग सेशंस होने चाहिए, है ना। एंड डेफिनेटली अगर पेशेंट को कुछ प्रॉब्लम है, कोई दवाई मिस हो गई, कहीं पे फाइनेंशियल इश्यूज आ जाते हैं, कई बार सडनली कुछ ऐसा हो जाता है, कुछ पर्सनल इश्यूज घर पे आ जाते हैं, तो अगर वो डॉक्टर से, अपने काउंसलर से बहुत अच्छे से कंफर्टेबली बात कर लेते हैं तो वो मेंटल जो स्ट्रेस है, मेंटल क्लाउडिंग है, वो रिलीज हो जाती है। तो इट मैटर्स डेफिनेटली। वी हैव सीन मैम टॉकिंग डॉक्टर्स, बहुत केसेस में ऐसा होता है कि पेशेंट ने अपनी दवाई मिस कर दी, आउट ऑफ फेयर वो डॉक्टर को ही नहीं बताता है। नहीं, वो तो फिर बहुत गलत हो जाता है, ऐसा तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच फॉर दिस नॉलेज। नेक्स्ट सेशन में विल कम अप with the factors affecting the fertility and infertility as well. Thank you, ma'am. Thank you so much.